जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एमका की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज 2 में शामिल होगी HAL। तेजस मार्क 1 का पहला लॉट जून जुलाई से पहले आने की कोई उम्मीद नहीं। भारत में बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। अगले सप्ताह DAC की मीटिंग में 114 रफाल की मेगा डील को क्लियरेंस। और भारत ने लॉन्च करी अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल। भारतीय सेना ने 30 लो लेवल की लाइट वेट रडार्स और उसके 2 क्लासरूम वेरिएंट्स तो इनकी खरीद के लिए एक RFP जारी करी है। RFP के मुताबिक इन रडार्स की जो खरीद है वो बाय इंडियन कैटेगरी के तहत की जाएगी और इसलिए इनमें कम से कम 60% तक का स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। और ये जो रडार्स हैं वेरी लो RCS वाले एरियल थ्रेट्स को भी डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होंगी। बाकी इसमें करीब 100 टारगेट्स तक को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही ये माउंटेन्स, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, प्लेन, सेमी डेजर्ट, डेजर्ट और कोस्टल रीजन्स तो इन सभी जगहों पर डिप्लॉयड और ऑपरेट करने में सक्षम होनी चाहिए। और इन रडार्स को फास्ट ट्रैक बेसिस पर लिया जाएगा और ये जो पूरी डील है ये लगभग 725 करोड़ रुपीस तक की होने वाली है। तो हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ था कि एमका प्रोग्राम के लिए जिन 3 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है तो उन 3 कंपनीज में HAL का नाम नहीं है और वो सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें टाटा, L&T और भारत फोर्ज मुख्य रूप से शामिल है। और जबकि HAL ने इन मीडिया रिपोर्ट्स पर क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा था कि उन्हें इस मामले पर कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन जो भी रिलायबल रिपोर्ट्स आई हैं उनका यही कहना है कि एमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में फिलहाल HAL बाहर हो रखी है। लेकिन आज 6 फरवरी को द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें उन्होंने HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर DK सुनील के हवाले से कंफर्म किया है कि भले ही HAL का जो कंसोर्शियम है जो कि उन्होंने 2 अन्य कंपनीज के साथ मिलकर बनाया था तो वो एमका की इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी HAL एमका की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रोसेस के लिए बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगी जो कि 2035 से स्टार्ट होनी है। और जबकि द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में HAL प्रमुख ने यह भी कहा है और जबकि द इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरेक्शन में HAL प्रमुख ने यह भी कंफर्म किया है कि फिलहाल स्क्रीनिंग प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट फर्म्स के बारे में हमें अभी तक कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल स्क्रीनिंग में HAL शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है जिसमें एमका के 5 प्रोटोटाइप्स को बिल्ड करना शामिल था, लेकिन जब एमका की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके लिए जो फ्रेश टेंडर्स जारी किए जाएंगे तो उसमें HAL अपनी बिड सबमिट करेगी। इसलिए HAL ऑफिशियल का कहना है कि अगर किसी केस में HAL एमका के प्रोटोटाइप्स को बिल्ड करने वाली प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट नहीं होती है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि HAL एमका प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगी। HAL 2035 में इसकी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर से बिड सबमिट करेगी जिसे स्टेज 2 बताया गया है। और HAL प्रमुख का यह भी कहना है कि एमका 10 वर्षों का प्रोग्राम है और HAL ने इसे अपने 10 वर्षों के रेवेन्यू प्रोजेक्शंस में शामिल भी नहीं किया था। सीधे सीधे कहा जाए तो HAL प्रमुख ये कहना चाह रहे हैं कि एमका महत्वपूर्ण है लेकिन ये अभी बहुत दूर की बात है क्योंकि ये 10 वर्षों का प्रोग्राम है, इसलिए इसका HAL के निकट भविष्य के बिजनेस या फिर किसी प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी HAL प्रमुख के इन स्टेटमेंट्स पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और वैसे अंकुर खट्टे हैं वाली स्टोरी तो आप सबने बचपन में सुनी होगी। बाकी हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि अगर HAL एमका की स्टेज 2 में बिड सबमिट करेगी, लेकिन फिलहाल तो उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि HAL के जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो एक बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है तो वो समय पर पूरी हो और जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स हैं, तेजस मार्क 1 है, तेजस मार्क 2 और यही प्रोग्राम है जो कि HAL की क्रेडिबिलिटी को बिल्ड कर सकते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स को समय पर डिलीवर करके ही HAL प्रूव कर सकती है कि वो बिना किसी डिले के एमका जैसे एडवांस वेरिएंट को भी डिलीवर कर पाएगी। सीधी सी बात है कि जो चीज़ अभी ड्राइंग बोर्ड पर ही है उसको चेस करने की बजाय जो चीज़ ऑलरेडी टेबल पर है उसको फिनिश करने पर फोकस करना चाहिए। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अगले सप्ताह 114 रफाल फाइटर्स वाली जो मेगा डील है उसे DAC की मीटिंग में डिस्कस किया जाने वाला है और संभावित रूप से फ्रेंच प्रेसिडेंट के भारत विजिट से पहले ही इसको फाइनल क्लियरेंस मिलेगा। बाकी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड की तरफ से तो इस डील को ऑलरेडी क्लियरेंस मिल चुका है। इसके अलावा एक अपडेट है कि ऑस्ट्रेलियन फर्म एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि AAI तो इन्होंने एक इंडियन फर्म जिसका नाम है एपोजी एरोस्पेस तो इनके साथ एक पार्टनरशिप करी है और इस पार्टनरशिप के तहत जो ये ऑस्ट्रेलियन फर्म है ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट भारत में बनाएगी जो कि सिविल और मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इस पार्टनरशिप के तहत ऑस्ट्रेलियन फर्म ने अपने एल्बेट्रॉस 2.0 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने का ऑफर दिया है। और जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा गया था कि भारत ने एक बार फिर से एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली प्रोसेस को स्टार्ट किया है जो कि पहले भी की गई थी जिसमें एक जैपनीज एयरक्राफ्ट को शॉर्टलिस्ट भी किया गया था, लेकिन फिर बाद में अलग अलग कारणों के चलते वो प्रोग्राम स्क्रैप हो गया था। बाकी ये जो इंडियन फर्म है एपोजी एरोस्पेस तो इन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन फर्म AAI से 3500 करोड़ रुपीस के 15 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर्स भी प्लेस किए
और इसके अलावा जो इंडियन कंपनी है ये इस एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट भी करेगी, और जिसके तहत एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग और सिमुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड सिस्टम इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश की जाएंगी। और प्रेस रिलीज में कहा गया कि जो सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटीज़ हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ऑस्ट्रेलिया के एल्बाट्रॉस प्लेटफॉर्म के स्वदेशी मिलिट्री वेरिएंट की डिलीवरी और डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। बाकी जो ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं उसके मुताबिक जो पहला एल्बाट्रॉस 2.0 एयरक्राफ्ट है वो अगले 18 से 24 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में एंटर करेगा। और इंडियन कंपनी जो ये 15 एयरक्राफ्ट ले रही है तो ये उन एंटिटीज़ को दिए जाएंगे जो कि इसको ऑपरेट करना चाहेंगे। कॉलोनियल एरा की लेगेसीज को डिसकंटिन्यू करने वाले मेजर इनिशिएटिव के तहत भारतीय सेना ने अपने एस्टेब्लिशमेंट के अंडर 124 रोड्स, 77 कॉलोनीज, 27 बिल्डिंग्स और अन्य मिलिट्री फैसिलिटीज़ और 18 मिसलेनियस फैसिलिटीज़ जिसमें पार्क्स, ट्रेनिंग एरियाज, स्पोर्ट्स ग्राउंड, गेट्स, हेलीपैड ये सभी आते हैं, तो इन सभी को रीनेम किया है। और ऑफिशियल का ये कहना है कि ये जो पहल है ये वीरता और बलिदान को याद करने की अटूट राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है और राष्ट्र के सबसे बहादुर योद्धाओं की विरासत को सम्मानित करने के लिए हाल ही में किए गए राष्ट्रीय प्रयासों में परमवीर चक्र विजेताओं के लिए समर्पित स्मारक समारोह शामिल है, जो कि सार्वजनिक और संस्थागत स्मृति में भारत के नायकों के महत्व को सुदृढ़ करते हैं। बाकी आर्मी ने जो रोड्स, फैसिलिटीज़ और अन्य सभी बिल्डिंग्स के नाम बदले हैं तो वो हमारे सोल्जर्स और कमांडर्स के सम्मान में भी है और उन सभी के नाम बदलकर हमारे वीरों के नाम पर रखे गए हैं। आज 6 फरवरी को ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने अपनी इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 को सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया है और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज के इस लॉन्च में मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट किया गया और ये टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर कंडक्ट किया गया था। बाकी आज के टेस्ट में अग्नि 3 मिसाइल ने अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अग्नि 3 एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें अमेरिका ने चीन पर 2020 में काफ़ी सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही एक नए ब्रॉडर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को लाने की बात कही है जिसमें रूस के साथ साथ चीन को भी शामिल किया जाए। और यूएस ऑफिशियल ने रिवील किया है कि यूएस गवर्नमेंट इस बात से अवेयर है कि चीन ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट कंडक्ट किए हैं और जिसमें हंड्रेड्स ऑफ टन्स की डेजिग्नेटेड यील्ड्स वाले परीक्षणों की तैयारी भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने फिलहाल के लिए किसी भी तरह की न्यूक्लियर टॉक्स में शामिल होने वाली बात से इनकार किया है और चीन हमेशा की तरह यही कहता आया है कि न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है। वहीं एक अपडेट है बलूचिस्तान से, जहां BLA फाइटर्स के ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 में एक बहुत ही मैसिव मिलिट्री कैजुअलिटीज़ का सामना करने के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने बलूचिस्तान में काउंटर टेररिज्म कैंपेन के नाम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले प्रांत से पाकिस्तान के इंटरनल फेलियर से लोगों का ध्यान हट सके। और ऐसा अनुमान है कि BLA के जो हाल ही में हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान के 100 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल की जान गई है और हमेशा की तरह जो पाकिस्तान है वो अपनी कैजुअलिटीज़ को छुपा रहा है। और जबकि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक फिदाइन हमला होने की भी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें करीब 69 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट्स हैं और लगभग 169 तो घायल हुए हैं और कैजुअलिटीज़ का जो आंकड़ा है ये और बढ़ भी सकता है। और जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री का ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है ताकि इसका ब्लेम अफगानिस्तान पर डालकर पाकिस्तान वहाँ पर स्ट्राइक कर सके। बाकी तेजस मार्क 1 की इंडक्शन को लेकर द प्रिंट की तरफ से एक नई रिपोर्ट देखने को मिली है जिसके मुताबिक तेजस मार्क 1 का जो पहला लॉट है वो भारतीय वायुसेना की सर्विस में इस वर्ष जून या जुलाई तक ही इंडक्ट होने की उम्मीद है, जिसे एक्चुअल में मार्च 2024 तक डिलीवर हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी अगर आप एक सबसे बेस्ट केस वाला सिनेरियो भी लेंगे तो भी तेजस मार्क 1 का जो पहला लॉट है वो इस वर्ष जून जुलाई से पहले इंडक्ट होने की कोई उम्मीद नहीं है। खैर इस तरह के संकेत हाल ही के रिपोर्ट्स में ऑलरेडी पहले भी मिल चुके हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में अरुणाचल प्रदेश में आए एवलॉन्च में हवलदार जुगल किशोर, राइफलमैन विशाल शर्मा, गनर गुरबाज सिंह, राइफलमैन अरुण कतल, राइफलमैन अंकेश भारद्वाज, राइफलमैन अक्षय पठानिया और राइफलमैन राकेश सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार रामचंद और सूबेदार दिलबाग सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1948 के युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक जादूनाथ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 2015 में 14 असम राइफल्स के राइफलमैन S दत्तात्रेय महादेव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।